बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपनी क्लास 11th की जो न्यू बुक आई है 2025 के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस है, आज हम इसके चैप्टर नंबर 5 जो कि इंजाइम है, आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। जो स्टूडेंट्स क्लास 9th और 10th के अंदर इंजाइम वाला चैप्टर पढ़कर आए हैं वो इंजाइम से किसी हद तक वाकिफ़ होंगे, लेकिन आज हम इंजाइम को ज़रा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इंजाइम को ब्रीफली डिफ़ाइन करना चाहें तो इस इंजाइम को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। हम कहते हैं कि इंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हम इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, या फिर हम इसको नाम देते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम इंजाइम को डिफ़ाइन करते हैं कि जो हमारे पास ये इंजाइम्स हैं ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं, या फिर हम इनको नाम देते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जब हम बायोलॉजिकल वर्ड या ऑर्गेनिक वर्ड के साथ कैटलिस्ट लगाते हैं तो हमारे पास ये जो इंजाइम की डेफिनेशन है ये कंप्लीट हो जाती है। अब कैटलिस्ट हम किसको कहते हैं? कैटलिस्ट को हम डिस्कस करते हैं। कैटलिस्ट हम उसको कहते हैं जिसमें एटलिस्ट ये दो प्रॉपर्टीज़ पाई जाए, हम उसको कैटलिस्ट कहते हैं। देखें जी, हम कैटलिस्ट को डिस्कस करते हैं कि कैटलिस्ट कैटलिस्ट हम उसे कहते हैं जिसमें ये दो प्रॉपर्टीज़ पाई जाएं। पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, पहली प्रॉपर्टी है दैट स्पीड अप, दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, पहली प्रॉपर्टी है कि वो केमिकल रिएक्शन को क्या करे, स्पीड अप कर दे। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कैटलिस्ट की वो ये है कि जो कैटलिस्ट है वो जिस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है उसके अंदर वो खुद कंज्यूम नहीं होता, बल्कि सिर्फ उस केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है उसको वो इंक्रीज़ कर देता है ताकि वो केमिकल रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम को जल्द अटेन कर सके। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है that are not consumed, that are not consumed, that are not consumed during reaction, that are not consumed during reaction। ठीक हो गया। तो इस तरह से वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिसको स्पीड अप करते हैं उसमें वो खुद कंज्यूम नहीं होते। तो अब हम देखें जो इंजाइम है इनको कैटलिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इन इंजाइम के अंदर ये दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इस वजह से हम इंजाइम को कैटलिस्ट कहते हैं। अब इन इंजाइम के साथ जो हमने कहा है कि इंजाइम कैटलिस्ट हैं, अब ये कैटलिस्ट के साथ हमने वर्ड ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल क्यों लिखा है? हम एंजाइम को ऑर्गेनिक कैटलिस्ट या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली जो ये एंजाइम्स हैं इनका जो बेसिकली ओरिजिन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट होते हैं। आजकल तो हम इनको जो लेबॉरेटरीज़ हैं उनके अंदर भी सिंथेसाइज कर सकते हैं एंजाइम को, लेकिन बेसिकली जो एंजाइम का ओरिजिनेट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से है। इस वजह से हम एंजाइम को ऑर्गेनिक कैटलिस्ट या इनको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर आप एंजाइम की इसके बरक्स और डेफिनेशन करना चाहें तो हम इसकी डेफिनेशन यूँ करेंगे, इस आर molecules these are molecules that speed up the biochemical reaction, that speed that
स्पीड अप दी बायोकेमिकल। अब देखें, जब आप केमिकल रिएक्शन का वर्ड यूज़ करेंगे तो साथ आप वर्ड बायो लाजमी लिखेंगे, ताकि ये पता चल सके कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे हैं। तो मैंने लिखा है दीज आर मालिक्यूल्स दैट स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ये खुद इस्तेमाल हुए बगैर बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। खुद इस्तेमाल नहीं होते ये, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड आर कॉल्ड कैटलिस्ट। तो हम इनको कैटलिस्ट का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इंजाइम की एक और डेफिनेशन आ गई कि जो इंजाइम हैं इनको हम कहते हैं कि ये वो मालिक्यूल हैं जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, और वो उस केमिकल रिएक्शन जिसको स्पीड अप करते हैं उसके अंदर खुद कंज्यूम नहीं होते। अच्छा जी, इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि इंजाइम्स की हमारी लाइफ के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस या जिसको हम कहते हैं इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ इंजाइम। इंजाइम की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखें जी स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो पॉइंट आएगा इसके अंदर इंजाइम की सिग्निफिकेंस के अंदर वो ये है कि इंजाइम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको इंजाइम कंट्रोल करते हैं। यानी कि ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस जिनको हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं उनको इंजाइम कंट्रोल करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। दे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को वो कंट्रोल करते हैं। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास सिग्निफिकेंस आ गई कि इंजाइम जो हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंस में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये है कि जो इंजाइम्स हैं हमारे पास ये किसी भी केमिकल रिएक्शन से जो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलते हैं उनको ये हमें टाइम के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन जो कि केमिकल रिएक्शन है वो परफॉर्म होता है। अगर उस केमिकल रिएक्शन जो कि रेस्पिरेशन है उसके अंदर इंजाइम इन्वॉल्व ना हो और उस केमिकल रिएक्शन जो कि रेस्पिरेशन है उसको स्पीड अप ना करें तो उस रेस्पिरेशन के नतीजे में जो हमें एटीपी मिलेगी वो जो एनर्जी मिलेगी हमें वो टाइम पर नहीं मिलेगी। और जब हमें एनर्जी टाइम पर नहीं मिलेगी तो हमारा ज़िंदा रहना भी मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा जो कैटलिस्ट हैं वो रेस्पिरेशन के जो केमिकल रिएक्शन है उसके प्रोसेस को तेज़ करेंगे और उस केमिकल रिएक्शन की जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हैं जो कि एटीपी है, जो एनर्जी है, वो हमें
टाइम के ऊपर प्रोवाइड करेंगे, जब हमें ज़रूरत होगी तभी हमें एनर्जी मिल सकेगी रेस्पिरेशन से। जब रेस्पिरेशन का जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत तेज़ होगा, और वो तेज़ कब होगा, जब उस केमिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या इस एंजाइम की सिग्निफिकेंस में ये है कि कंप्लीट द रिएक्शन विद इन द ड्यू टाइम, यानी कि जब हमें उस केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होती है वो उसी टाइम के अंदर ये एंजाइम उस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन विद इन द ड्यू टाइम, within the due time, the due time। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट जो हम इसका पॉइंट लिखेंगे वो ये है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो इंजाइम के बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर इंजाइम हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो बहुत ही स्लो स्पीड के साथ परफॉर्म होंगे, और फिर उन रिएक्शन की हमारी ज़िंदगी के लिए कोई भी अहमियत नहीं होगी, क्योंकि उन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट हासिल होंगे वो हमें टाइम के ऊपर नहीं मिलेंगे उनकी स्पीड की स्लो होने की वजह से। लिहाजा जो हमारी ज़िंदगी है वो इंजाइम के बगैर मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा देयरफॉर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट इंजाइम। ठीक है, इसलिए जो हमारी ज़िंदगी है वो इंजाइम के बगैर मुमकिन नहीं है। देयरफॉर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट इंजाइम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसलिए इंजाइम के बगैर जो हमारी ज़िंदगी है वो मुमकिन नहीं है। तो अब यहाँ से जहाँ तक हमने ये कवर किया और पढ़ लिया है, तो ये हमारे पास इसमें से जो चंद शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये हैं, क्या हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है वो बग़ैर इंजाइम के भी हो सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास ये इंजाइम है इनको हम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्यों कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक में से वो ये है कि क्या इंजाइम लिविंग बॉडी के अंदर तो काम करते हैं, क्या इंजाइम लिविंग बॉडी के बाहर भी काम कर सकते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं इनको आपसे पूछा जा सकता है। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखें जी, हमारे पास ये जो देखें 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें हमसे पूछा गया है आर रिएक्शंस पॉसिबल विदाउट इंजाइम, क्या रिएक्शन जो हैं वो इंजाइम के बगैर पॉसिबल है, क्या बगैर इंजाइम के जो रिएक्शन हैं वो हो सकते हैं। तो इसका आंसर है yes reaction are possible without enzyme but they will proceed at so slow speed that they will have no significance life, कि जो रिएक्शन है वो बग़ैर इंजाइम के भी हो सकते हैं लेकिन उन रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो बहुत ही स्लो होगी, और उन फिर रिएक्शन की हमारी ज़िंदगी के लिए कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि उन रिएक्शंस से जो हमें प्रोडक्ट हासिल होने थे वो हमें टाइम पर नहीं मिल सकेंगे उनकी स्पीड स्लो होने की वजह से। लिहाजा उन रिएक्शंस की हमारी ज़िंदगी के लिए कोई भी अहमियत नहीं होगी। देयरफॉर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट इंजाइम, इसलिए जो ज़िंदगी है वो इंजाइम के बगैर मुमकिन नहीं है। ठीक हो गया जी, ये हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो था वो कवर हो गया। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है देखें, इसमें हमसे क्या पूछा गया है आर इंजाइम्स फंक्शनल आउटसाइड द बॉडी, क्या जो इंजाइम है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर भी काम कर सकते हैं। इसका आंसर ये है
yes, enzyme can perform their activity outside the living body if provided with suitable condition. कि जो इंजाइम हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जिस तरह वो लिविंग बॉडी के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन बाहर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उन्हें चंद कंडीशंस की ज़रूरत होगी, और वो कंडीशन मैंने आपके सामने लिखी हैं। वो कंडीशन ये है कि अगर उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया जाए। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो इंजाइम है वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस प्ले करता है, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर इंजाइम अपना मैक्सिमम वर्क कर सकता हो। इसके बाद सूटेबल पीएच का होना भी लाजमी है इंजाइम का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और अब हम देखते हैं कि वो कौन से इंजाइम हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर इस्तेमाल होते हैं। देखें जी, सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिखी है यहाँ पर, इंजाइम्स आर यूज्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिटर्जेंट्स, कि जितने भी डिटर्जेंट्स हैं जिनको हम कपड़े धोने या बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर जो इंजाइम्स यूज़ होते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर तो नहीं होते, लिहाजा वो डिटर्जेंट्स के अंदर यूज़ होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास इंजाइम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। देखें जी, इंजाइम्स का स्ट्रक्चर अब हम डिस्कस करते हैं। जनरली जो इंजाइम की हम कहते हैं कि इंजाइम्स आर कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन। जनरली हम इंजाइम्स को ग्लोबुलर प्रोटीन कह देते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो आपने लिखनी है कि जो हमारे पास इंजाइम है राइबोजाइम, उसके अलावा जितने भी इंजाइम हैं ऑलमोस्ट तमाम इंजाइम जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो राइबोजाइम इंजाइम है हमारे पास वो ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है, बल्कि वो आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर आपने एक्सेप्शन शो करनी है, और वो एक्सेप्शन क्या है देखें जी, मैं आपके सामने लिखता हूँ। एक्सेप्ट एक्सेप्ट राइबोजाइम एक्सेप्ट राइबोजाइम all the enzymes are globular protein ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जो राइबोजाइम इंजाइम है, ये इंजाइम का एक स्पेशल ग्रुप है जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन से नहीं बना होता। इसके अलावा ऑलमोस्ट जितने भी इंजाइम होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन ये जो हमने देखा है राइबोजाइम, हमारे पास ये जो इंजाइम है ये एक स्पेशल इंजाइम का ग्रुप है जो कि हमारे पास इस ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर नहीं बना हुआ था, बल्कि ये बना होता है आरएनए से। ठीक है, ये किससे मिलकर बना हुआ आता है? ये बना होता है मेड अप ऑफ आरएनए से मिलकर ये बना हुआ होता है। और स्पेशली किस आरएनए से मिलकर बना होता है? ये स्पेशली राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि इंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, यानी कि जिस तरह इंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ये आरएनए भी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है राइबोसोम की तरह। और इस आरएनए को हम क्या नाम देते हैं? इस आरएनए को, जो कि राइबोसोमल आरएनए है, इसको हम नाम देते हैं राइबोजाइम का। ठीक हो गया जी। और इस अब राइबोजाइम इंजाइम की हमारे पास एग्जाम्पल क्या होनी चाहिए? इसकी एग्जाम्पल देखें हमारे पास कि राइबोजाइमल इंजाइम जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन से नहीं बने बल्कि आरएनए से बने हैं, उसकी एग्जांपल जो हमारे पास है वो ये है कि हमारे पास जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इंजाइम है वो हमारे पास राइबोजाइम इंजाइम है। देखें जी, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज
पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी, राइबोजाइम की। और ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या काम करता है, जब राइबोजाइम के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं और अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो जब पॉलीपेप्टाइड बनती है अमाइनो एसिड के अंदर, और जब अमाइनो एसिड ने जुड़ना होता है तो अमाइनो एसिड के जुड़ने के अमल को ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज तेज़ करता है, ताकि जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है वो ज़्यादा जल्दी बन सके। ठीक है जी। तो ये क्या काम करता है, यहाँ पर हम इसका फंक्शन लिखते हैं कि ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या फंक्शन, क्या रोल परफॉर्म करता है। तो ये यहाँ पर इसका फंक्शन है कैटलाइज catalyze the addition of amino acid, catalyze the addition of amino acid catalyze the addition of amino acid in a polypeptide polypeptide during ट्रांसलेशन के दौरान जब पॉलीपेप्टाइड बनती हैं तो उन पॉलीपेप्टाइड के अंदर जो अमाइनो एसिड ऐड होते हैं, उन अमाइनो एसिड की एडिशन के को कैटलाइज करने का काम जो है वो कौन करता है, ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज करता है। ठीक हो गया जी। ये क्या है, कैटलाइज द एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, के जब राइबोसोम के अंदर पॉलीपेप्टाइड्स की चेन बन रही होती हैं तो अमाइनो एसिड मिलकर उन पॉलीपेप्टाइड्स चेन को बना रहे होते हैं। तो इन अमाइनो एसिड की एडिशन को कैटलाइज करने के लिए ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज अपना रोल परफॉर्म करता है। देखें किस तरह से करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक राइबोसोम है और इस राइबोसोम के अंदर ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान देखें, अब ट्रांसलेशन क्या होता है, दरअसल जो पॉलीपेप्टाइड की जो सिंथेसिस का प्रोसेस है उसको हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं, कि वो प्रोसेस जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड्स बनती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन का। अब देखिए ये फॉर एग्जांपल हमारे पास राइबोसोम है और इस राइबोसोम पर आप जानते हैं कि बहुत से अमाइनो एसिड मिलते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड की। देखें इस तरह से ये बहुत से अमाइनो एसिड मिलते हैं और मिलकर ये एक लॉन्ग चेन बनाते हैं किसकी, पॉलीपेप्टाइड की। ठीक है जी। इस तरह से ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं। और अब देखें इन अमाइनो एसिड, जब ये अमाइनो एसिड मिलेंगे तभी ये पॉलीपेप्टाइड बनेगी, और इस पॉलीपेप्टाइड के बनने को को हमने क्या नाम दिया, ट्रांसलेशन का नाम दिया। और इस पॉलीपेप्टाइड के बनने के लिए जब इन अमाइनो एसिड ने जुड़ना है तो इस अमाइनो एसिड के जुड़ने के अमल को तेज़ करने के लिए कौन अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज अपना रोल परफॉर्म करता है। ठीक है जी। इस तरह से हमने अभी तक देख लिया राइबोजाइम इंजाइम्स को, जो कि एक स्पेशल ग्रुप था इंजाइम्स का जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन से नहीं बना था, वो आरएनए से बना था और स्पेशली राइबोसोमल आरएनए था उसके अंदर। और हमने फिर उसकी एग्जांपल भी डिस्कस कर ली कि इसके अंदर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक इंजाइम है जो कि कैटलाइज करता है अमाइनो एसिड की एडिशन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास वो कौन से इंजाइम हैं जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, बाज़ औक़ात ना पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाउ राइबोजाइम्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी अदर इंजाइम्स।
तो आपने इसका आंसर किस तरह से करना है, आपने इसका आंसर यूं देना है कि जो राइबोसोम एंजाइम है वो आरएनए से मिलकर बने हुए होते हैं, और साथ आपने ये एग्जांपल भी लिख देनी है। इसके बाद आपने कहना है कि जो राइबोसोम एंजाइम है वो बाकी जो जितने भी एंजाइम हैं उनसे किस तरह से डिफरेंट हैं, क्योंकि बाकी जो एंजाइम है वो मिलकर बने हुए होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन से, जबकि ये राइबोसोम एंजाइम है ये किससे बना है, ये बना हुआ है जी राइबोसोमल आरएनए से। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इन ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर जो एंजाइम बने हुए होते हैं, अब हम इनको डिस्कस करते हैं जी। तो अब हम देखते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन से जो मिलकर एंजाइम बने हुए होते हैं, ग्लोबुलर ग्लोबुलर प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम, ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर जो एंजाइम बने होते हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। अच्छा जी, ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर एंजाइम बने हुए होते हैं, ये एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है उन पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हम लिखते हैं ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर एंजाइम बने होते हैं, ये कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड। ठीक हो गया जी। इस तरह से ये जो हमारे पास वो एंजाइम जो ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, वो किस पर मुश्तमिल होते हैं, वो या तो एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। और ये जो पॉलीपेप्टाइड्स की चेन है ये इन एंजाइम्स के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर इस्टेब्लिश हो जाती हैं। ऑल सच पॉलीपेप्टाइड all such polypeptide all such polypeptide are established are established established are established in tertiary structure टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास जितनी भी एंजाइम होते हैं जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन से बने होते हैं, जब इनके अंदर पॉलीपेप्टाइड्स की चेन पर ये मुश्तमिल होते हैं, तो ये जो पॉलीपेप्टाइड्स की जो चेन है ये टर्शरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में इन एंजाइम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब देखें हमारे पास ये जो पॉलीपेप्टाइड हैं ये एंजाइम्स के अंदर तीन तरह पाई जाती है। सबसे पहले देखें जी ये हमारे पास इस स्ट्रक्चर में पाई जाती है, इस तरह पाई जाती है, स्ट्रेट और लीनियर चेन बनाती है। तो हम इसको नाम देते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं जी प्राइमरी स्ट्रक्चर का। ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये। और जब यही स्ट्रक्चर जब हमारे पास इस तरह से स्प्रिंग लाइक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर ये मॉडिफाई होते हैं और ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर, इस तरह से ये एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर थे जिनको हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर का नाम दिया, ये फर्दर आगे जाकर मॉडिफाई हो जाते हैं और इस तरह से एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर का, टर्शरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं हम इन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हमारे पास जो ज़्यादातर
हमारे पास ये इंजाइम जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, इनके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड्स की जो चेन मौजूद होती हैं वो ज़्यादातर इस तरह टर्शरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब देखें, ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, अगर हमारे इस एंजाइम के अंदर जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, अगर एक चेन है तो इस तरह से इसका टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा। अगर ये एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर मुश्तमिल है तो ये जो हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर है ये एक से ज़्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा, और इस तरह से ये हमारे पास फर्दर एक और स्ट्रक्चर बना देगा इस तरह से मिलके, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का। इस तरह से एक से ज़्यादा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, और इस तरह से हम इनको क्या नाम देंगे जी, इनको हम नाम दे देंगे जी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का, क्वाटर्नरी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ठीक हो गया जी। तो इसको हम नाम देंगे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमारे पास ये जो इंजाइम जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, उनके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड्स की चेन मौजूद होती हैं, अगर उनके अंदर एक पॉलीपेप्टाइड की चेन मौजूद होती है तो उनके अंदर जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है वो टर्शरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में मौजूद होगी। अगर उन इंजाइम के अंदर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन होंगी तो वो जो टर्शरी स्ट्रक्चर होंगे वो फर्दर ज़्यादा ग्लोबुलर पार्ट बनाएंगी और इस तरह से क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसफार्म हो जाएंगी। तो फिर उस इंजाइम के अंदर इस तरह से जो है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर पाया जाएगा पॉलीपेप्टाइड का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सच इंजाइम आर फाउंड इन टर्शरी, सच enzymes such enzymes are found in tertiary or quaternary structure, quaternary structure। ठीक है। तो ये जो इंजाइम होते हैं ये या तो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं या फिर ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अच्छा अब हम देखते हैं, देखें जी, ये मैं आपके सामने एक इंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ आपके सामने। देखें जी, इसको हम देखते हैं, ज़रा देखिए जी। ये इस तरह से एक मैं आपके सामने इंजाइम का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये देखें इस तरह से ये हमारे पास एक इंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, और ये आपको इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर ये जो कैविटी सी नज़र आ रही है, ये जो खाली स्पेस नज़र आ रही है, इसको हम नाम देते हैं एक्टिव साइट ऑफ इंजाइम। ठीक है जी, इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्टिव साइट का नाम देते हैं। ये इंजाइम की क्या होती है जी, एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट। इसको हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। अब ये एक्टिव साइट क्या चीज़ होती है, दरअसल ये जो एक्टिव साइट होती है इंजाइम की, ये वो साइट होती है, ये वो जगह होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट ने आकर अटैच होना होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे दिस साइट, ये वो जगह है, दिस साइट वेयर सबस्ट्रेट the site where substrate is to be attached, ठीक हो गया जी। ये वो जगह है हमारे पास जहाँ पर, ठीक हो गया जी, ये वो जगह है, एक्टिव साइट वो जगह है जहाँ पर सबस्ट्रेट ने आकर अटैच होना है। अब ये हमारे पास सबस्ट्रेट क्या होता है, अब हम ज़रा सबस्ट्रेट को डिस्कस कर लेते हैं कि सबस्ट्रेट क्या होता है। देखें जी, सबस्ट्रेट हमारे पास क्या होता है, सबस्ट्रेट वो हमारे पास रिएक्टेंट होता है जिसने आकर एक्टिव साइट के साथ अटैच होना होता है और फिर इसने आगे चलकर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना है होता है। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या होता है, द
the reactant which is to be converted, which is to be converted into the product, into the product ठीक हो गया जी। तो सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट होता है जिसने एक्टिव साइट के साथ अटैच होना होता है और किसके अंदर कन्वर्ट होना होता है जी? प्रोडक्ट के अंदर इसने कन्वर्ट होना होता है। अच्छा जी, अब हम देखें कि ये जो हमारे पास ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एंजाइम का, इसके अंदर जो ये एक्टिव साइट है, ये इस बाकी पार्ट के मुकाबले में, जो एंजाइम का ये बाकी पार्ट है, इसके मुकाबले में जो एक्टिव साइट होती है ये फ्यू पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर कंसिस्ट होती है। कंसिस्ट ऑफ फ्यू पॉलीपेप्टाइड्स, ये चंद पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। कंसिस्ट ऑफ 3 to 12 अमाइनो एसिड। इसके अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो 3 से 12 होते हैं और चंद इसके एक्टिव साइट के अंदर पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होती है वो मौजूद होती हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये मैंने आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर ड्रा किया था एंजाइम का, इसके अंदर हमारे पास हम देखते हैं कि जो सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होना होता है वो इस एक्टिव साइट के साथ आकर किस तरह से अटैच होता है। ठीक है जी, सपोज करें कि जो मैंने आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है प्रोटीज एंजाइम का। प्रोटीज एंजाइम का ये मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है। यानी कि ये वो एंजाइम है जिसने अपने साथ प्रोटीन को अटैच करना है। अब देखें, मैं आपके सामने ना यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ और आपने बताना है कि इस एंजाइम के साथ कौन सा सबस्ट्रेट आकर अटैच होगा। देखें जी, सबसे पहले ये सपोज करें ये मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रा किया है और ये स्ट्रक्चर है जी इस तरह से, ये स्ट्रक्चर है और ये है जी सपोज कर लें ये है फैट का। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो सबस्ट्रेट मैं आपके सामने ड्रा करता हूँ वो सबस्ट्रेट कुछ उसकी जो शेप है वो यूँ है, देखें जी यूँ। और सपोज कर लें ये है जी लिपिड। और नेक्स्ट जो सबस्ट्रेट है उसकी जो शेप है वो कुछ यूँ है, देखें जी उसकी जो शेप है वो कुछ यूँ है। अब आप मुझे बताएं कि ये है जी सपोज कर लें प्रोटीन, ये हमारे पास जो सबस्ट्रेट है ये प्रोटीन है। अब आप मुझे बताएं कि इस जो मैंने आपके सामने प्रोटीज एंजाइम ड्रा किया है इसके साथ कौन सा सबस्ट्रेट इजीली अटैच हो पाएगा? क्या ये फैट इसके साथ इजीली अटैच होगा, या लिपिड अटैच होगा, या इसके साथ ये इजीली इसके साथ फिट होगा प्रोटीन का मॉलिक्यूल? तो इसका आंसर ये है कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट होते हैं वो उनकी जो शेप होती है वो इस तरह से होती है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो उसके अंदर बिल्कुल फिट आ जाते हैं। तो किस तरह से कोई भी सबस्ट्रेट या एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है वो इस तरह से अटैच होता है, वो उस सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है वो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट के साथ उसकी एक्टिव साइट टाइटली बाउंड हो जाए या अच्छे तरीके से वो उस सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम अटैच हो जाए। तो इस तरह से वो अपनी एक्टिव साइट के साथ किसी भी सबस्ट्रेट को अटैच करता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये जो हमने एक्टिव साइट डिस्कस की है इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। एक्टिव साइट को देखें जी, ये दोबारा से मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ और देखें जी यहाँ पर इस तरह से ये मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है और ये हमारे पास क्या है जी, ये है जी एक्टिव साइट। ये हमारे पास क्या है जी, ये जो पार्ट है ये है एक्टिव साइट।
एक्टिव साइट। अब देखें, अगर हम इस एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास इस एक्टिव साइट के दो फंक्शनल रीजन होते हैं। इस एक्टिव साइट के दो फंक्शनल रीजन होते हैं। एक को हम नाम देते हैं बाइंडिंग साइट का और दूसरे को हम नाम देते हैं कैटालाइटिक साइट का। इस जो एक्टिव साइट है इसके दो फंक्शनल रीजन होते हैं। पहले को हम नाम देते हैं बाइंडिंग साइट का, बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट। और दूसरे फंक्शनल रीजन को हम नाम देते हैं कैटालाइटिक साइट का, कैटालाइटिक साइट, कैटालाइटिक साइट। ठीक हो गया जी। इस तरह से एक्टिव साइट की दो फंक्शनल रीजन होते हैं जिसमें से एक को हम नाम देते हैं बाइंडिंग साइट का और दूसरे को हम नाम देते हैं कैटालाइटिक साइट का। अब ये जो बाइंडिंग साइट है इसके अंदर मौजूद होते हैं कुछ अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं यहाँ पर इस तरह से। और इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जो सबस्ट्रेट है उसको इस एक्टिव साइट के साथ अच्छे तरीके से बाइंड करना, उनके साथ सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाना और इस एक्टिव साइट के साथ उस सबस्ट्रेट को जोड़े रखना इस बाइंडिंग साइट का काम होता है। जबकि हमारे पास ये जो कैटालाइटिक साइट है, इस कैटालाइटिक साइट को देखें जी, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस तरह से। ये जो हमारे पास देखें, ये जो कैटालाइटिक साइट है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से शो की है आपके सामने देखें जी, ये जो कैटालाइटिक साइट आपको सामने मैंने देखें जी इस तरह से ये देखें, ये कैटालाइटिक साइट मैं आपके सामने ये ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। ये जो कैटालाइटिक साइट है इसका जो फंक्शन है वो ये है कि इसने सबस्ट्रेट को जो कन्वर्जन है सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट के अंदर, इस कैटालाइटिक साइट ने सबस्ट्रेट की कन्वर्जन को कंट्रोल करना है कि वो किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जबकि बाइंडिंग साइट ने जो सबस्ट्रेट है उसको एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने का काम करना है। जबकि कैटालाइटिक साइट ने सबस्ट्रेट की कन्वर्जन को कंट्रोल करना है कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में किस तरह से कब कन्वर्ट होगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हमारे पास एंजाइम होते हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ये ज़्यादातर किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं ये। लेकिन हमारे पास कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो कि जिनको प्रोटीन के अलावा कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स की भी ज़रूरत होती है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, हमारे पास कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जिनको नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब देखें वो कैसे हमारे पास एंजाइम होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। देखें जी, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखता हूँ some enzyme also need a non protein part for activity। कि कुछ एंजाइम को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। और ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम के साथ आकर अटैच होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोफैक्टर कहते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ called cofactor, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये डेफिनेशन आ गई कोफैक्टर की। ये डेफिनेशन आपने अच्छी तरीके से कर लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे ये पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब देखें कि हमारे पास जो एंजाइम जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है अपनी एक्टिविटी, अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन अभी तक उनके साथ
कोफैक्टर अटैच नहीं हुआ होता, ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं एपो एंजाइम। ठीक है, ऐसे एंजाइम को हम नाम देते हैं जी एपो एंजाइम का। ठीक है जी, एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या होते हैं? वो एंजाइम जिनको अपनी एक्टिविटी के लिए, जिनको अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, लेकिन उनके साथ अभी तक कोई भी कोफैक्टर अटैच नहीं हुआ होता, यानी कि अभी वो जो है कैटालाइटिकली इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब उनके साथ कोफैक्टर अटैच होगा तभी वो अपनी एक्टिव फॉर्म में आएंगे। तो ये एपो एंजाइम क्या होते हैं, हम इनको यहाँ पर देखते हैं। एपो एंजाइम हमारे पास क्या होते हैं? कैटालाइटिकली, कैटालाइटिकली इनएक्टिव, कैटालाइटिकली इनएक्टिव एंजाइम, कैटालाइटिकली इनएक्टिव एंजाइम, या फिर हम इनको कह सकते हैं कि एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर, एंजाइम, एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर, अपने कोफैक्टर के बगैर जो एंजाइम होता है हम उसको नाम देते हैं एपो एंजाइम का, या वो एंजाइम जो कि कैटालाइटिकली क्या हो, इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद हो, उसको हम नाम देते हैं किसका? तो इस तरह से एपो एंजाइम की हमने डेफिनेशन लिख दी कि एपो एंजाइम हमारे पास कौन से एंजाइम होते हैं? वो एंजाइम जो कैटालाइटिकली इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद हों, या वो एंजाइम जो कि कोफैक्टर के बगैर अभी तक मौजूद हों, उनको हम नाम देते हैं एपो एंजाइम का। लेकिन जैसे ही इन एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच हो जाता है तो ये कैटालाइटिकली एक्टिव हो जाते हैं और इनके पास जो है वो कोफैक्टर भी आ जाता है। तो फिर हम इनको क्या नाम देते हैं? फिर हम इनको नाम देते हैं होलो एंजाइम का। ठीक है जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम हमारे पास कौन से एंजाइम होते हैं? देखें जी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ होलो एंजाइम हमारे पास वो एंजाइम होते हैं। देखें जी, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखता हूँ कैटालाइटिकली एक्टिव, जो कि कैटालाइटिकली एक्टिव फॉर्म में मौजूद हों, कैटालाइटिकली एक्टिव, कैटालाइटिकली एक्टिव हो, उनको हम होलो एंजाइम का नाम देते हैं, या फिर एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर। ठीक है, एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर, वो एंजाइम जिसके पास अपना कोफैक्टर हो, यानी कि एपो एंजाइम वो एंजाइम है जिसको कोफैक्टर की ज़रूरत है लेकिन अभी तक उसके साथ कोफैक्टर अटैच नहीं हुआ, तो वो कैटालाइटिकली इनएक्टिव एंजाइम है। ऐसे एंजाइम को एपो एंजाइम का नाम देते हैं। लेकिन जैसे ही इस एपो एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच हो जाता है और वो कैटालाइटिकली एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो फिर हम उसको नाम देते हैं होलो एंजाइम का। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से एंजाइम हैं जिनको अपनी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, और वो कौन से एंजाइम हैं जिनको अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोफैक्टिव की ज़रूरत नहीं होती। देखें जी, यहाँ पर मैं आपके सामने एक एंजाइम ड्रा करता हूँ। ये देखें जी, एक एंजाइम मैं आपके सामने ये ड्रा कर रहा हूँ इस तरह से। ये इस तरह से देखें, एक एंजाइम मैंने आपके सामने ड्रा किया है। अब देखें, सपोज कर लें कि ये हमारे पास ये है जी कोफैक्टर। ये क्या है जी? ये है कोफैक्टर, कोफैक्टर इसको हम कह देते हैं। और ये हमारे पास एक और मालिक्यूल है, और इस मालिक्यूल को हम नाम दे देते हैं सबस्ट्रेट का। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट। अब देखें, ये जो हमारे पास ये जो सबस्ट्रेट है, भले से ये इस एंजाइम के साथ आकर इस तरह से ये अटैच हो जाए, इसके साथ इस तरह से अटैच हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये जो स्पेस है ये खाली है। जब तक यहाँ पर इसके साथ ये वाला कोफैक्टर यहाँ पर आकर अटैच नहीं होगा तब तक ये एंजाइम कैटालाइटिकली इनएक्टिव
फॉर्म में रहेगा और अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकेगा। जैसे ही इसके साथ इस जगह पर आकर ये कोफैक्टर इस जगह पर जैसे ही इसके साथ आकर अटैच होगा ऐसे, तो ये जो एंजाइम है ये कैटालाइटिकली एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा और अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये एंजाइम अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इस कोफैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक ये कोफैक्टर इस एंजाइम के साथ आकर यहाँ पर अटैच नहीं होगा, भले से इसके साथ सबस्ट्रेट अटैच हो जाए, तब तक ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। और जैसे ही कोफैक्टर इसके साथ अटैच होगा, ये कैटालाइटिकली एक्टिव स्टेट के अंदर आ जाएगा और अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कुछ हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम हैं जिनको अपनी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखें जी, हमारे पास एक एंजाइम है जिसको हम पेप्सिनोजन कहते हैं, जो कि हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। पेप्सिनोजन हमारे पास इसकी इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है जी, ये इनएक्टिव फॉर्म है। अब जब ये कन्वर्ट होता है अपनी एक्टिव फॉर्म में, इसको हम नाम देते हैं पेप्सिन का। पेप्सिन इसकी एक्टिव फॉर्म है जी। ठीक है जी, पेप्सिन ये इसकी क्या है जी, एक्टिव फॉर्म। ये इसकी एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन, जबकि जो पेप्सिनोजन है वो इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। अब देखिए, अच्छा जी, अब मैं आपके सामने इस पेप्सिनोजन का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। देखें जी, ये इस पेप्सिनोजन का सपोज कर लें कि ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मैं आपके सामने इस तरह से ये देखें जी ड्रा करता हूँ। ये इस पेप्सिनोजन का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास इस पेप्सिन जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देखें, ये जो पेप्सिनोजन है जब ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है तो इस की जो एक्टिव साइट है, देखें ये जो कैविटी सी नज़र आ रही है आपको पेप्सिनोजन की, जो कि एंजाइम है, इस की ये जो कैविटी है, जो एक्टिव साइट जिसको हम नाम देते हैं, इस एक्टिव साइट के ऊपर एक पॉलीपेप्टाइड की चेन, इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड की चेन इसकी एक्टिव साइट के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो कि इसको इसका फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देती, सबस्ट्रेट को इसके साथ अटैच नहीं होने देती, क्योंकि इसके ऊपर एक पॉलीपेप्टाइड की चेन प्रेजेंट होती है और इस वजह से ये पेप्सिनोजन अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही ये पेप्सिनोजन अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन के अंदर आता है तो ये क्या करेगा, एक्टिव होने के लिए ये अपनी एक्टिव साइट के ऊपर ये जो मौजूद पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है इसको रिमूव कर देगा, ताकि ये अपनी एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट को अटैच कर सके। ये वही रिमूव्ड पॉलीपेप्टाइड है जो कि यहाँ पर इस पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म के अंदर अटैच थी। अब ये पेप्सिनोजन अपनी एक्टिव फॉर्म में आया पेप्सिन के अंदर और इसने क्या किया, इसने अपनी एक्टिव साइट को सबस्ट्रेट के साथ प्रॉपरली अटैच करने के लिए इस पॉलीपेप्टाइड की चेन को रिमूव कर दिया, ताकि ये सबस्ट्रेट के साथ अब प्रॉपरली बाइंड कर सके और अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो ये पॉलीपेप्टाइड की चेन पेप्सिनोजन किस तरह से रिमूव करेगा अपने साथ, इसको हम देखते हैं। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है ये किस तरह से रिमूव होगी, ये जब पेप्सिनोजन एसिडिक कंडीशन से एक्सपोज होगा तो ये पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है ये रिमूव हो जाएगी और पेप्सिनोजन अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन के अंदर आ जाएगा और प्रॉपरली जो इस पेप्सिन की एक्टिव साइट है इसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होगा और ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये एक्टिव साइट से अपनी इस पॉलीपेप्टाइड चेन को किस तरह से रिमूव करेगा, जब ये एसिडिक कंडीशन के साथ एक्सपोज होगा। देखिए जी, व्हेन एक्सपोज्ड टू एसिडिक कंडीशन, जब ये एसिडिक कंडीशन के साथ एक्सपोज होगा तो ये पॉलीपेप्टाइड की चेन इसके साथ जो लगी हुई थी ये रिमूव हो जाएगी। और ये एसिडिक कंडीशन कितनी होनी चाहिए, इसकी पीएच तकरीबन 2.0 के करीब होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये एंजाइम, इसको देखें कोफैक्टर की ज़रूरत थी तब
इसने अपना फंक्शन परफॉर्म किया जब इसके साथ सबस्ट्रेट के साथ साथ को फैक्टर भी अटैच हुआ। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है पेप्सिन के अंदर कि इसको अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी भी तरह की किसी भी को फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपली इसने अपने एक्टिव साइट से इस पॉलीपेप्टाइड चेन को रिमूव कर दिया और ये अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर आया और यहाँ पर इसने अपने साथ कोई भी सबस्ट्रेट अटैच किया और अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इसको अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी तरह के कोई को फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ तक आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम कंसेप्ट्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस चैनल की तरफ से आने वाले तमाम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।